चलिए ध्यान दीजिएगा, वो कोई क्वेश्चंस के बारे में बता रहे थे और एक क्वेश्चन ये था कि आरबीसी नमक वाला पानी के अंदर श्रिंक करता है, लेकिन डिस्टिल वाटर के अंदर, नमक वाला पानी के अंदर श्रिंक करता है लेकिन डिस्टिल वाटर के अंदर जो है वो फूल जाता है, स्वेल करता है, क्यों? वही बात का आंसर था। अब देखिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, ये भी गिव रीजन सीबीएसई 2019-18 का दोनों मिलाकर, ये भी आपका क्वेश्चन ही है। गिव रीजंस का है, उसमें ए है पहला। तो ये चैप्टर सॉल्यूशन का था, लेकिन बहुत से बच्चे जल्दी से पहचान ही नहीं पाए थे कि ये क्वेश्चन सॉल्यूशन का। इसमें क्वेश्चन था, एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। एक्वेटिक organisms are more comfortable in cold water, are more comfortable in कोल्ड वाटर। जितने एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल रहते, मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर, देन इन वार्म वाटर। बताइए अंकित, कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मछली हो चाहे कछुआ हो, फिश हो, है ना, वो सब ठंडा पानी में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है एज कंपेयर टू वार्म वाटर। वार्म वाटर के कंपैरिजन में इसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्यों? आपके अकॉर्डिंग रीजन क्या होना चाहिए अंकित, अर्नब? ठंडा पानी में ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व रहता होगा। राइट, साइंटिफिक रीजन है ये, नहीं कि गर्मी से मर जाएगा और ठंडा होगा तो उसको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। उसके बॉडी पे वैसे ही बहुत सारा स्किल्स होता है, इसको देखिए आप कभी फिश खरीदते तो वो छिलता है, तो वो उसके टेम्परेचर को वैसे ही बैलेंस रखता है। वहां बात है सिर्फ सॉल्युबिलिटी। बिल्कुल सही जवाब है, कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो उसको इजी रहता है एज कंपेयर टू हॉट वाटर। तो इसमें कोई बकवास नहीं करना है, टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है। और टू द पॉइंट शॉर्ट एंड बेस्ट आंसर क्या होगा? इन कोल्ड वाटर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर। इन cold water the solubility of oxygen is more। कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, और गर्म करने पे घाटा क्या है वो भी बता देना। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन dissolved in water decreases with increase in temperature। और जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व हो गया है वाटर के अंदर, और जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व हो गया है वाटर के अंदर, वो डिक्रीज कर जाता है, वो कम हो जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। आपने दोनों बात समझा दिया,
कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और एज कंपेयर टू वार्म वाटर में कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उस ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व इन वाटर वो कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन वाटर में कम हो जाएगा, इसलिए कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स मोर कंफर्टेबल है इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। आगे लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। therefore aquatic organisms are more comfortable in cold water than in warm water। इसलिए जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो सब ज्यादा कंफर्टेबल कोल्ड वाटर में होते हैं देन इन वार्म वाटर। एक ये क्वेश्चन आया था, आज के बाद वो कभी भी वो सब पूछेगा कि कोई भी एक्वेटिक वाला, जैसे ही एक्वेटिक का बात करेगा और कोल्ड का बात करेगा, आप सॉल्युबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट वहां दीजिएगा। और इसका भी बी पॉइंट था, आप कल ही पढ़े थे, देखते हैं कौन कौन से बच्चों को याद है। द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट बाय एडिंग कॉन्क शुगर सॉल्यूशन। इसका माही बताएगी। द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट बाय एडिंग कॉन्क शुगर सॉल्यूशन, मतलब जैसे चीनी का चाशनी एक तरीके का कॉन्क शुगर सॉल्यूशन है जिसमें चीनी का कंसंट्रेशन अच्छा है, ज्यादा है। द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट बाय एडिंग कॉन्क शुगर सॉल्यूशन, बाय एडिंग कॉन्क शुगर सॉल्यूशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन। प्रोटेक्ट against प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन। इसका रीजन बताना है आपको। प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन, ये बैक्टीरियल एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन, इसका बताना रीजन। बताइए माही, इसका रीजन क्या होगा? आंसर ऑस्मोसिस के कारण। कोई भी उसमें बैक्टीरिया वाटर लूज करते हैं हाँ, और वो इतना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है कि बैक्टीरिया को भी श्रिंक कर देता है। कोई भी मीट को, अगर मीट को प्रिजर्व करना है, मीट को, मटन या चिकन के मीट को, उस केस में आप यूज करते हैं, उस केस में आप यूज करते हैं अंकित थोड़ा ये क्या बोलते हैं उसको, नमक सॉल्टिंग किया। लेकिन जो भी कोई कैंडिड फ्रूट्स होता है उसको अगर प्रिजर्व करना है तो उसके अंदर एकदम गाढ़ा चीनी का चाशनी शुगर सॉल्यूशन यूज करने से बैक्टीरिया के अगेंस्ट आप कर सकते हैं। इसका आपको एग्जाम में लिखना है, शुगर हैज एन ऑस्मोटिक इफेक्ट, वाटर इज ड्रॉन आउट ऑफ द सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो दे नो लॉन्गर सर्वाइव। बस इतना लिखना पड़ेगा। यानी आपको अपने इसका आंसर बी वाले का ऊपर लिख रहे हैं। एक लिखना है, शुगर हैज एन ऑस्मोटिक इफेक्ट, एन ऑस्मोटिक इफेक्ट। शुगर में एक ऑस्मोटिक इफेक्ट होता है। और उसके बाद लिखना है, वाटर
उसके बाद फिर बताना पड़ जाएगा ना आपको, जब आपने कॉन्क शुगर सॉल्यूशन ऐड किया। आफ्टर एडिशन, जब आपने ऐड कर दिया कॉन्क शुगर के सॉल्यूशन, आफ्टर एडिशन water is drawn out of the cells of microorganisms. Water is drawn out of microorganisms. इतना भी काफी है। जब आप शुगर ऐड कर देते हैं तो वो ऑस्मोटिक इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही हम लोग शुगर का सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं तो आफ्टर एडिशन वो वाटर को खींच के बाहर निकाल देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मर जाते हैं। तो जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब मतलब सर्वाइव ही नहीं करेगा तो फिर वो कैसे आपके कोई फ्रूट्स को या किसी भी चीज को डिकम्पोज नहीं कर पाए। तो कभी भी अगर बहुत ज्यादा आपका फ्रूट सस्ता हो गया हो, सेब है, नाशपाती है, अच्छा फ्रूट्स है, अभी तो बहुत कॉस्टली मिल रहा है, तो आप चाहेंगे तो आप उसको ऐसी शुगर सिरप बनाकर शुगर का सॉल्यूशन बनाकर अगर आप चाहेंगे तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फिर उसको बहुत दिन तक खाया जा सकता है। उसमें एडिशनल स्वीटनेस भी आ जाएगा सर? हाँ, बहुत मार्केट में एक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सारा प्रिजर्वेटिव ही तो बिक रहा है। ज्यादातर कोई भी चीज आता है, खजूर से लेकर चिली सॉस से लेके जैम से लेकर जली से लेके अचार से लेके, ये सब क्या है? सब प्रिजर्वेटिव ऐड किया है। कोई में एसिटिक एसिड डाला है, कोई KFC का चिकन वाला वो भी सब केमिकल डाल के उसको ऐड किया है, अचार में डाला है एसिटिक एसिड, ये जैम में सब डाला है शुगर सिरप, मतलब सॉस में भी डालता है विनीगर, ये सब। तो आखिर हर चीज को यही तो मार्केट कर रहा है कि केमिस्ट्री या केमिकल्स के बेस पे प्रिजर्व कर दे रहा है, या कोई दवाई हुआ है तो उसको स्टेबल कर दे रहा है और उसको बेच रहा है। फूड प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो सब प्रिजर्वेटिव से ही बिकते हैं, तो उसमें ऐसा तो कुछ करना ही पड़ेगा जिससे कि उसके अंदर जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आए, वरना बहुत दिन का होगा तो अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी एयर के थ्रू या कहीं से पहुंच जाएगा तो डिकम्पोज कर देगा। तो ये दो क्वेश्चन आपका इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम बढ़ेंगे अपने आगे के टॉपिक की तरफ, जिसका ये सिलेबस में नहीं है प्यारे बच्चों, आप लोग का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म हो गया। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ा दे रहे हैं, पहले था सिलेबस में, अभी हट गया है। आप कितना दिन लगेगा सर खत्म होने में? खत्म हो गया होगा, खत्म हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा जो एक्स्ट्रा पढ़ाइएगा उसके बाद। सर ऑफलाइन कब खुल रहा है? ऑफलाइन क्या, 12 तारीख से। ऑनलाइन 12। ऑफलाइन तो एक ही लगता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब बोल रहे हैं कि इसमें एक टॉपिक है वो मतलब नहीं भी पढ़ाएंगे तो कोई बात नहीं, वो हट गया है, लेकिन पढ़ा उसका नाम है वैट ऑफ फैक्टर, वो पढ़ा मतलब वो दीजिए। टॉपिक हट गया है, पर उसको पढ़ा देते हैं तो क्या फायदा, आपको आना तो कम से कम नॉर्मल मास भी बचा हुआ है। जी माही खत्म हो। हाँ सर, हो गया। कौन सा प्रोडक्ट करवाइए, कौन सा? एबनॉर्मल मास, एबनॉर्मल। वो एबनॉर्मल मास वाले को ही बोलते हैं राइट ऑफ फैक्ट। आई हमको राना सर ऐसे ही हल्ला करते रहते सर हैं। जो पहले वाला एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वाला था जी कि कोल्ड वाटर में बोलिए। ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, तो हाँ। वो हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन, मतलब हेनरीज लॉ में भी तो यही होता है ना? हाँ, हेनरीज लॉ भी बोलते हैं कि प्रेशर जितना अप्लाई करते हो उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होता है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए और लो रहना चाहिए। तो सही बात है, जब टेम्परेचर लो रखेंगे तभी ना वो नियम काम करेगा। जब टेम्परेचर ही आपने हाई कर दिया, ज्यादा वार्म करने लगे पानी को, तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। ठीक है। बहुत जगह ऐसा होता है, ज्यादा हीट होने से भी सब मछली मर के, और मंदिर के सामने ज्यादा वो लोग अच्छे से बनाता है तो प्लास्टर भी उसका गर्म रहता है, इतना धूप पड़ता है, सब मछली मर के अगले टंकी के ऊपर आ जाता है। ऑक्सीजन जैसे ही कमेगा
डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म से। अब ये प्यारे बच्चों आपका लास्ट टॉपिक है, आउट ऑफ सिलेबस से पढ़ लीजिए, इसके बाद आपका खत्म, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका नाम है वैन हॉफ फैक्टर, और प्यारे बच्चों उसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। इन्हीं का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल तो जानते हैं आप, ये बोलते हैं कि एक एबनॉर्मल भी होता है, एबनॉर्मल मोलर मास। VANT एक ही टी है, VANT वैन हॉफ फैक्टर। और इसी साइंटिस्ट ने कंसेप्ट दिया एबनॉर्मल मोलर मास का। इसमें लिखिएगा, नॉर्मल तो आप लोग सब जानते हैं, समझना पड़ेगा कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। मायूस दही बी फास्ट, चलिए ध्यान से देखिएगा अर्नब सिन्हा। द वेरिएबल मास ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड। पहले एक आयोनिक कंपाउंड का मास कुछ और है, पहले एक आयोनिक कंपाउंड का मास कुछ और है, लेकिन बाद में एक अलग मास आया। द वेरिएबल मास ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड obtained, the variable mass of any ionic compound obtained after dissociation oblique एसोसिएशन। जो हमारे पास वेरिएबल अलग तरह का मास मिलता है, द वेरिएबल मास ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड, किसी आयोनिक कंपाउंड का अलग तरीके का मास मिलता है, ऑब्टेन्ड आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। लेकिन जब हम उसको सॉल्वेंट में घोलते हैं, घोलने के बाद या तो वो टूट जाए, कुछ कुछ जम भी जाता है, कोगुलेट भी कर जाता है। तो एक आयोनिक कंपाउंड जब सॉल्वेंट में, जब एक आयोनिक कंपाउंड को हम लोग सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, उसके बाद उसके मास में कुछ चेंज आता है, या तो डिसोसिएशन की वजह से या एसोसिएशन की वजह से। तो वो जो नया मास आया ना, उसको बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास। द वेरिएबल मास ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड आफ्टर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन when intermixed with solvent। जब उसको सॉल्वेंट के साथ में हम लोग इंटरमिक्स करते हैं, बस when intermixed with solvent is called abnormal molar mass। बात को समझिएगा फ्रेंड्स, एक नॉर्मल है, बात को समझिए। अभी आपने उसको सॉल्वेंट के अंदर में मिक्स नहीं किया, आप मिक्स करने के बाद देखिएगा कि कुछ ना कुछ जब वो आयंस में टूट जाएगा या उसका आयंस आपस में जम जाएगा, या तो आयंस में टूट जाएगा या आयंस आपस में जम जाएगा। तो उसके बाद जो मास ऑब्टेन होगा वो वेरिएबल होगा, बदल सकता, बहुत बदल सकता है, वो उसको एबनॉर्मल मोलर मास कहता है। और ये जो वैन हॉफ फैक्टर है, ये जो आपका वैन हॉफ फैक्टर है आई, ये दोनों का रेशियो है। मतलब आप
ऊपर में नॉर्मल मोलर मास रखिए और नीचे में उसको डिवाइड कर दीजिए एब नॉर्मल मोलर मास। सर कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है, आपका स्क्रीन खराब हो गया होगा। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ दिख से रहा है यहाँ सर। से सही है जी। कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ फैक्टर आई को निकालना है तो ऊपर में नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एब नॉर्मल मोलर मास, ध्यान दीजिएगा। उससे अच्छा आप ऐसे, उससे अच्छा ज्यादा आपको ये सेकंड वाला वही फॉर्मूला है वैंक्स ऑफ फैक्टर का ही, पर ये आपको ज्यादा आसान लगेगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ये फॉर्मूला आपको ज्यादा आसान लगेगा। अगर आपको वैंक्स ऑफ फैक्टर का आई निकालना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल number of moles of particles after dissociation oblique association. Total number of moles of particles after dissociation oblique association divided by total number of moles of particles before dissociation oblique association. इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसमें 2 पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, फिर तो प्रॉब्लम्स जब बनाएंगे तो प्रॉब्लम्स बनाने के बाद आपको अपने आप क्लियर होने लगेगा। सबका हो गया? यस सर। देखिए आपने क्या लिखा है, एक आयनिक कंपाउंड का, जैसे कि मान लो नमक का मास कितना होगा, Na का 23 और उसका क्लोरीन का 35.5, 58.5 ग्राम। लेकिन जब हम इसको डिसॉल्व कर देंगे तो उसके बाद उसके अंदर कुछ, जब वो नमक वाटर में जाके डिसॉल्व होगा तो कुछ वो डिसोसिएट कर जाएगा, Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। तो स्टूडेंट टूटने के बाद या फिर कोई ऐसा भी होता है जो एसोसिएट कर जाता है, जम जाता है, मतलब जब वो मिक्स हो जाएगा सॉल्वेंट में तो उसके बाद कुछ ना कुछ उसमें चेंज होगा जिसके वजह से उसका मास चेंज हो जाएगा, वेरिएबल मास। वो जो नया बदल के जो आया उसको बोलते हैं एब नॉर्मल मोलर मास। और कोई अगर आपसे पूछ देता है कि रैंक ऑफ फैक्टर क्या होता है तो आप बोलिएगा सर ये दोनों का रेशियो होता है, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई एब नॉर्मल मोलर मास, और ये उसका फॉर्मूला है। इसको और एक शॉर्ट तरीका से आप निकाल सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप इसको और एक शॉर्ट तरीका से निकाल सकते हैं। देखिए उसका वो फॉर्मूला बोल रहा है कि तुम पूरा नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स का जोड़ लो आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, टूटने या जुड़ने के बाद, और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, जितना वो डिसोसिएशन के पहले था उससे डिवाइड कर दो। ये हो गया सबका? यस अब देखिए इसका क्वेश्चन पर जैसे 1-2 बनाएगा तो समझ जाइएगा, इजी होता है, टफ नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों की हमारे पास ये क्वेश्चन, हमारे पास है
Na2SO4 सोडियम सल्फेट is dissociated in aqueous medium if X is the DOD, इक्विलिब्रियम में जो बच्चे पढ़े उस वर्ड को जानते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको वहां पे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में इसको वहां पे अल्फा बोलते थे, सॉल्यूशन में बोलते हैं एक्स। सोडियम सल्फेट को एक्वस मीडियम में घोला गया, अगर एक्स है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ छोटा वाला आई, इसका नाम है स्मॉल आई का वैन हॉफ फैक्टर। सोडियम सल्फेट को हमने डिसोशिएट कर दिया एक्वस मीडियम में, पानी में। सोडियम सल्फेट को हमने डिसोशिएट कर दिया एक्वस मीडियम में। इफ x इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर x आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ i, तो बताइए उसके वैन हॉफ फैक्टर का i का वैल्यू क्या होगा। देखिए पहले बच्चों, पहले जो भी केमिकल देगा उसको आप ब्रेक कर लीजिएगा। जैसे इसको अगर तोड़ेंगे Na2SO4, कैसे टूटेगा अंकित? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, H2SO4 है इसका एसिड और NaOH है बेस। बेस भी स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। कैसे ब्रेक होगा? 100% टूटेगा, इसमें रिवर्सिबल नहीं होगा। बोलिए NaOH Na प्लस और SO4 2 में और SO4 2 में, और Na कितनी बार है? 2 बार, तो यहाँ पे 2। अब सुनिए इनिशियली शुरुआत में मान लेते हैं कि ये 1 मोल था और उसके बाद ये तो भी टूटा ही नहीं था, ये भी 0, ये भी 0, और उसके बाद माही आफ्टर डिसोसिएशन, ये जो लिखते हैं ना माही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो बच्चे इक्विलिब्रियम हमसे बहुत प्रैक्टिस किए हो जानते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू पर मोल होता है। एक मोल में कोई कितना टूटता है पर मोल, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर 2 मोल होगा तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने पहले ही 1 मोल मान लिया, और 1 मोल में से कितना टूट गया भाई डिसोसिएशन के बाद? 1 माइनस एक्स, ये कितना बन जाएगा? 2x, क्योंकि आगे में 2 है, और ये कितना बनेगा अंकित वाला? सिर्फ x। अब वैन हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला देखो, आपने लिखा था टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। टूटने या जुड़ने के बाद पूरे कितने पार्टिकल्स बचे? रिएक्टेंट का भी बचा, टूटने के बाद 1 में से x इतना बचा, 1 माइनस एक्स प्लस प्रोडक्ट का 2x प्लस x, और नीचे में आता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के पहले कितना था? प्रोडक्ट तो था ही नहीं, बस रिएक्टेंट था 1, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, तो आंसर आ गया वैन ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस 2x। ऑप्शन में दिया होगा A 1 प्लस 2x, B 1 माइनस 2x, ऐसे करके दिया होगा A 1 प्लस x, B 1 प्लस 2x, C 1 माइनस x और D 1 माइनस 2x। का आंसर हो गया आपका। अब बोलिए सर 1 से 1 कैंसिल हो सकता है ना? अच्छे से बोलिए, अच्छे से, तोतला की नहीं। हाँ सर 1 से 1 कैंसिल हो सकता है ना? 1 7, सर 1 है और नीचे भी 1 है, तो वो दोनों भी कैंसिल हो सकता है या नहीं? नहीं, वो अकेला होता तो ये 1 प्लस है ना, 1 प्लस 2x है, तो उसमें से 1 थोड़ी काट सकते। ठीक है सर, थैंक यू जी अंकित, इसमें एक और अर्नब सिन्हा, इसमें बच्चे लोग एक और गलती करते हैं। माही ले दही ऊपर देखो, इसमें स्टूडेंट लोग एक और गलती करते हैं अर्नब,
कि वो लोग जब हम बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो वो लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट का ले लेते हैं 2x + x 3x कर देते हैं। अरे भाई ये पहले 1 मोल था, तो टूटने के बाद ये बना और ये बना, तो इस 1 में से x गया तो ये भी तो बच गया। तो जैसे ये डिसोसिएशन के बाद प्रोडक्ट में 2x और x बना, तो पूरा रिएक्टेंट थोड़ी टूट गया। तो अगर रिएक्टेंट में से भी 1 में से भी x टूट गया तो 1 - x बच गया, तो 1 - x जो बचा वो भी तो आफ्टर डिसोसिएशन ही ना बचा। तो आफ्टर डिसोसिएशन में सबको जोड़ देना है, रिएक्टेंट को भी और प्रोडक्ट को भी, उसके बाद निकालना है। ये सबका हो गया। और वो वाला फॉर्मूला से कैसे बनेगा सर? नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। हाँ उसमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल मोलर मास तो आपको मालूम ही हो जाता है 58.5, एबनॉर्मल सिखाएंगे कैसे तब आएगा, ज्यादा इसी पे क्वेश्चन आता है। ये हो गया, ये हो गया ना, ये सब का हो गया। आफ्टर डिसोसिएशन वाला Yes, कैसे sir. लिखे नहीं समझ आया। यस सर। तो वही ना अभी अर्नव को बता रहे थे कि देखिए आफ्टर डिसोसिएशन में लिखता है कि प्रोडक्ट बन गया इसका 2, अरे सब x होता है, इक्विलिब्रियम आप नहीं पढ़े इससे दिक्कत हो रहा है, तो 2 लगा हुआ है तो हो गया 2x, इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है तो x हो गया। तो डिसोसिएशन के बाद प्रोडक्ट कितना बचा? 2x और x 3x, लेकिन 1 में से x टूटा तो 1 - x भी तो डिसोसिएशन के बाद बच ही ना गया। हाँ सर। समझिए बात। अच्छा। माही सब बोलते हैं कि आफ्टर डिसोसिएशन 2x + x, अच्छा, और बिफोर डिसोसिएशन 1 - x डिवाइड कर दो। नहीं बाबू, बिफोर इनिशियली डिसोसिएशन के पहले सिर्फ ये है 1 मोल, और हर क्वेश्चन में 1 मोल रहेगा, और डिसोसिएशन के बाद कितना हुआ निकालने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबको जोड़ना पड़ेगा। 1 में से अगर x टूट भी गया तो 1 - x के बाद जो बचा वो तो डिसोसिएशन के बाद ही ना बचा। आया भाई? हाँ सर, हाँ आ गया। चलिए अब की बार इन सब क्वेश्चन में क्लियर कर देंगे। ये सब ने लिख लिया ओ नम, यस और नहीं खाना वाला खाइए, बगीचा में घूमने से कुछ नहीं होता है। क्या देखिए पहले, चलिए कल प्रणव पढ़ भी रहा था, उसके पापा उसको खुद बोले कि तुमको ही तल देंगे हम समोसा के जैसा। कल से कुछ सीरियस गंभीर हुआ है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, इसका प्रैक्टिस हम आपको ऐसे ही कर देंगे। सब में बोलेगा x ही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। इफ x इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, find the value of small I, जिसको बोलते हैं Van't Hoff फैक्टर। चल देखिए, चल देखो, माही विद दही, ऊपर देखो पहला वाला। अर्नव तैयार हो जाइए, ऑब्जेक्टिव में आपको कैसे देगा वही बता दिए। हाथ से चलेगी सब लोग, खत्म हो गया ये। आपको मैंने दिया आपकी बात AlOH का होल प्राइस। चलो भाई बोलो, पहले इसको तोड़ के देख लो। Al3 + OH माइनस। AlOH के होल प्राइस को आपने, ओहो Al, अपना ध्यान देखो हाथ फाड़ के अपना। AlOH के होल प्राइस को जब आप लोग ब्रेक करेंगे तो आएगा एल्यूमिनियम पे +3 और OH के ऊपर -1। ठीक है, एल्यूमिनियम पे प्लस और OH पे -1, ये 3 बार से यहाँ तक 3 लग जाएगा। ये शुरू में होगा 1, ये होगा 0 0, फिर ये होगा 1 - x, ये होगा x और ये होगा 3x, सबको जोड़ दो तो वैंट हॉफ फैक्टर I आ गया 1 - x + x + 3x, x कट जाएगा 1 + 3x, और नीचे में तो हमेशा 1 ही आएगा, वो 1 हट जाएगा। आफ्टर डिसोसिएशन करने के लिए ये तीनों को जोड़ना है, ये तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा आफ्टर डिसोसिएशन, और बिफोर में सबका 1 होगा। समझ आया रव? हाँ सर। अंकित चौटाला, तुम करो घोटाला, ऊपर देखो।
Al2SO4 के होल प्राइस का बताओ अंकित चौटाला। बोलो भाई, Al2SO4 के होल प्राइस का बोलो अंकित। कहाँ भाग गया? Al3 plus और SO4 2 minus. SO4 Al पे +3 और SO4 पे -2 बैलेंस कर दो। एल्यूमिनियम 2 बार है, 2 सल्फेट 3 बार है, माहिया 3। अब बोलो माही, शुरू में कितना मोल होगा? 1 mole. 1 मोल। ये 1 मोल, ये 0, ये 0। उसके बाद का बोलो प्रणव, अर्णव बोलो। ये 1 0 minus डिस्ट्रीब्यूशन x. खाली 1 मोल है। 2x और 1 माइनस x, ये कितना? 2x 2x, और ये कितना? 3x। तो फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 + 4x बिफोर तो हमेशा 1 होगा, वो 1 छोड़ दीजिए। इन सबको जोड़िए, 1 - x + 2x + 3x, 5x - x कितना हो गया? 1 + 4x। आ गया ना? यस सर। हाँ सर। सर बी नंबर एक बार और फिर समझाइए तो। बी नंबर वाले में सब सवाल वही था कि x है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वैल्यू है बैंक ऑफ फैक्टर का i। तो बताइए कि उसका बैंक ऑफ फैक्टर i कितना होगा। तो आपने Al2SO4 के होल प्राइस के ऊपर एक ब्रेक किया। एल्यूमिनियम का आ गया एल्यूमिनियम +3 और सल्फेट का होता है SO4 पे -2। फिर बैलेंस भी करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम 2 बार था, 2 से मल्टीप्लाई किया। सल्फेट 3 बार था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। शुरू में एल्यूमिनियम सल्फेट 1 मोल था और दोनों था 0 0, अभी टूटा नहीं। फिर 1 में से x टूट गया। आपने कहा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, 1 में से x टूट गया। अगर यहाँ पे 2 मोल देता ना भाई भैया, अगर यहाँ 2 मोल देता तो 2 - 2x होता है। यहीं पे इक्विलिब्रियम में बस ये इस बात को सिर्फ अंकित चौटाला और प्रणव मुखर्जी समझ पा रहे हैं। इक्विलिब्रियम इसमें कहीं कहीं आता है तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। 1 मोल वाला इजी होता है। ये 1 - x हो गया, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। फिर आपने जब पूरे को जोड़ा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 - x + 2x + 3x, 3x तो 2x 5x, उसमें से 1x कट गया, 1 + 4x। और नीचे डिवाइड करेंगे उसको नंबर ऑफ मोल्स बिफोर से 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 वाले में 2 - 2x क्यों होता है? 2 - x क्यों नहीं होता? क्योंकि x is the degree, x is called DOD, degree of dissociation, and this value is calculated per mole mahi. X is the value of degree of dissociation, but it is calculated per mole, not for any 3 number रहता of तो moles. 3x 3 - 3x। अच्छा। जी, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम का है, नाम है इसका इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ये आयोनिक इक्विलिब्रियम का। इसका न्यूमेरिकल थोड़ा सा बनाना पड़ेगा कल, तब आपको अच्छे से आएगा। ऐसे बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर है वो हम आप लोग को बेसिक समझा दिए। कभी कभी एसोसिएशन का भी आ जाता है भाई, उस समय थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा, ये नहीं कि फिर बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाए आप लोग। चलिए आगे ना भाई,